48 लॉ बुक चैप्टर नंबर 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर। रूल नंबर 1 ह्यूमंस के अंदर बना हुआ पावर डायनेमिक्स को समझाता है। मॉडर्न टाइम के मास्टर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मास्टर, मेंटोर, एक्सपर्ट, बॉस, टीचर, कमांडर। वी कैन कंसीडर दैट दीज आर दी मॉडर्न टाइम मास्टर। अब ये बुक हमें समझाती है कि आपको अपने मास्टर को इन सारे पॉइंट्स पे कभी भी टैक डाउन नहीं करना है। पॉइंट 1, आपको उनके साथ पावर स्ट्रगल में नहीं उतरना है। पॉइंट नंबर 2, आपको उनके ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रिगर नहीं करना है, जो एक मास्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है कि उनका स्टूडेंट उन्हीं को ट्रिगर कर रहा है। एंड यू नेवर शो डिसरिस्पेक्ट टू योर मास्टर। और आपको उनको सुपीरियर फील करने देना है कि आप ही बॉस हैं, आप ही महाराजा है, आप ही जो है हम तो कुछ है ही नहीं। अगर ये चीज़ जो इंसान सुनता है आपकी, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी ट्रिगर होती है और हमें वो ही ट्रिगर करना सीखना है जो आपको ये बुक सिखाने वाली है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हायरार्की का। ऑफ कोर्स एक पर्सन है, अगर वो बॉस कहला रहा है तो वो एक हायरार्की को क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचा है और आप सडन उस हायरार्की को क्रॉस नहीं कर सकते। आप सडन शो नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा स्किलफुल हो, ज़्यादा बेटर हो, आप उसकी ट्रिगर पॉइंट्स ट्रिगर कर दोगे। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत अच्छे से कोरिलेट करती हैं, जो कि आपको ये बुक समझाने वाली है और हम भी समझने वाले हैं उस बात को। और देखिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होता है। वी कैन नेवर से कि कोई बिल्कुल टैलेंटलेस है। इफ़ समवन इज़ टैलेंटलेस, उसका टैलेंट अगर केवल आउटशाइन कर रहा है मास्टर को, वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और वो चीज़ हमें नहीं होने देना है। और वही आपको मास्टर को आउटशाइन करने में एक ट्रिगर पॉइंट्स बन जाता है। और ये सारे जो पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिगर पॉइंट, हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे आगे जाके। फियर और इनसिक्योरिटी हर इंसान के अंदर होती है, हर मास्टर के अंदर होती है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। हर ह्यूमन बीइंग्स के अपने कुछ ट्रॉमाज होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, फियर होते हैं। आपको उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, आपको वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक और ख़ास वर्ड जो कि इंडिया में काफ़ी नॉर्मल है बोला जाना, अपनी औकात में रहना, अपनी बाउंड्रीज में रहना। द मोमेंट समवन इज सेइंग दिस, वो आप उसको आउटशाइन कर रहे हो, आप उसकी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। वो आपको डायरेक्ट कुछ ना बोल के बस एक लाइन में अपने आप को, अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना एग्रेशन दिखाना चाहता है। अपनी औकात में रहो, अपने बाउंड्रीज में रहो, यू आर क्रॉसिंग योर लाइन। वो ना बोल के बस एक लाइन। अब ये सारी जो होते हैं माइक्रो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं एक इंसान के, जो आपको दिखाता है कि ओके हमने कुछ बुरा कर दिया, हमने कुछ गलत कर दिया। ये पॉइंट सुनने के बाद, ये वर्ड सुनने के बाद आपको लगता है, आप फील करने लगते हो कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और आप मानिए या ना मानिए, अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हो तो आपकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। आप किसी भी करियर में हो, आपके मास्टर का नाम मास्टर हो, कमांडर हो, मेंटोर हो, एक्सपर्ट हो, बॉस हो, टीचर हो, कुछ भी हो, अगर आप इन पॉइंट्स पे अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आपकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। और उन बातों का किस तरीके से ध्यान रखना है, यही आपको ये 48 लॉ बुक समझाती है। और हम इसको अपने इंडियन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस दुनिया में बहुत लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स है, बहुत लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा सिंक नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं आपके विचार इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, आप एक दूसरे को नहीं उतने लेवल पे समझ पाओगे, और जो कि नॉर्मल है। वी आर लिविंग इन डाइवर्सिटी, ओके। तो आपको आना चाहिए प्लीज़ करना, इम्प्रेस करना, अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना और अपना लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा देना। और ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन साइकोलॉजी में स्टैटिक, यू नो व्हाट, और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। ये ना पहले कभी चेंज हुई थी, ना आने वाले टाइम में कभी चेंज होने वाली है। और इन मास्टर लोगों का भी अलग फंडा है। इन लोगों के कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ज़्यादातर लोगों में दिख जाते हैं। और कुछ मास्टर लोगों को चुल होती है कि वो अपनी, और आप डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे पर्सन को जानते होगे जो अपनी मिस्टेक कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा अपनी मिस्टेक दूसरे की तरफ कर देता है, सामने वाले की तरफ कर देता है। वो आपकी गलती बता देगा बट वो नेवर अब वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और वो सडन एक अलग पर्सन रहेगा, चार्मिंग पर्सन रहेगा, आप उससे काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहे होगे कि भाई बंदा यही है, चीज़ यही है, मस्त है भाई, इससे अच्छा कुछ नॉलेज मुझे कहीं से मिलने नहीं वाली। और सडन आपने उसकी इनसिक्योरिटी टच करी। आपने किसी को छोटे को छोटा बोला, लंबे को लंबा बोला, मोटे को मोटा बोला, जो इंडिया में सिक्योरिटी बॉडी शेमिंग का गेम है, और आप बस उसकी सिक्योरिटी खेल देते हो। फिर वो आपका, और सडनली वो आपको एक विलन की तरह देखना शुरू कर देता है कि ओके तुम्हें तो हम बताते हैं, तुम आओ सालो। सो प्लीज़ आप किसी की इनसिक्योरिटी को टच ना करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ना। और आप उसको बिल्कुल इन रियल तो कभी नहीं समझ सकते। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप इन रूल्स को, इन लॉज को फॉलो करो और इनकी डेप्थ को समझने की कोशिश करो। और कुछ लोगों को साथ होता है ईगो कॉम्प्लेक्स, और ईगो कॉम्प्लेक्स साला बहुत गंदी चीज़ है, क्योंकि ईगो के ना कई सारी लेयरिंग होती हैं।
और ये लेयरिंग आप समझते 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 बहुत टाइम निकाल देते हो, इतने में आपको कोई हर्ट कर देता है, इतने में आपका कोई लॉस कर देता है। तो बेटर है कि आप ईगोस्टिक पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन रखें और उनके ईगो को कभी हर्ट ना करें, क्योंकि ईगो वाला पर्सन और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो नेवर थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज, क्या होने वाला है, आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा। ऑल ही वांट कि मेरा ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर बेटर है कि अगर आप स्टार्टिंग में किसी ईगो वाले पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप उससे अवॉइड करें, उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, उसकी कोई इनसिक्योरिटी को टच करना अवॉइड करें, उसको कोई मिस्टेक रियलाइज़ कराना कि इसको तो मैं मिस्टेक रियलाइज़ कराने वाला हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी पर्सन को रियलाइज़ कराओ जिसके साथ ईगो इश्यूज़ हैं। जिस तरीके से कुछ लोग अपना अचीवमेंट का प्राइड लेके घूमते हैं ना कि ये मैंने अचीव कर लिया, ये मेरा अचीवमेंट है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिविटी का, अपने सामने वाले के साथ बुरा करने का प्राइड करते हैं। वो किसी से बात करने से पहले ही बता देते हैं कि यू नो मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया है, मैंने किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया है, मैंने किसी को रुलाया है, किसी को मैंने परेशान किया है। तो ये सारा गेम प्राइड का है। उसने बस अपनी प्राइड के सराउंडिंग में एक लेयर बना ली है। अगर आपको भी उस लेयर का टेस्ट लेना है तो प्लीज़ उससे मज़े लीजिए, उससे परेशान कीजिए, आपको वो अपना प्राइड दिखा देगा कि वो किस चीज़ में प्राइड करता है। हर किसी का होता है, किसी को कार तेज़ चलाने का प्राइड होता है, किसी को परेशान करने का प्राइड होता है। हर किसी के अपने अपने प्राइड है, हर किसी का अपने अपने ऑरा है कि हाँ ये मैंने अचीव किया है। और केवल मास्टर लोग ऐसे होते हैं जो आपको उससे डैमेज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने अपना सर्टेन टाइम उनको दे दिया, आपने अपनी सर्टेन एनर्जी उनको दे दी है। तो बेटर है भाई दूर हो लो, बिल्कुल दूर हो लो उन लोगों से। और इन लास्ट सेंटेंस वी डिस्कस अ वेरी कूल वर्ड जो आजकल के टाइम में काफ़ी फेमस है, ऑरा। व्हाट इज़ ऑरा यार? अरे यार मी में भी देखा होगा, ऑरा फार्मिंग, ऑरा भाई उसने तो ऑरा क्रिएट कर दिया, उस कैरेक्टर का ऑरा था, इसने ऑरा ख़त्म कर दिया। ऑरा ऑरा ऑरा, अगर हम ऑरा को ब्रेक डाउन करें तो एक एफर्टलेसनेस, अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो उसमें आपको एफर्टलेसनेस दिखनी चाहिए, कूलनेस दिखनी चाहिए, एक चार्मिंग अट्रैक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, आपका एक ओन स्टाइल होना चाहिए जो आप ऑफकोर्स किसी से कॉपी ना कर रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, भर भर के कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप उस लोगों को बोल देते हो कि भाई और है भाई, बंदे में और है। ओके, अब हम अपने टॉपिक के इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे रिच मास्टर और पुअर मास्टर। देखो कुछ मास्टर होते हैं उनको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कुछ होते हैं जिनको सच में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, उनको आपका पैसा चाहिए, उनका टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, आप उनको गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम जैसे रिच डैड पुअर डैड है, ऐसे हम कह सकते हैं कि रिच मास्टर और पुअर मास्टर है। पुअर मास्टर जिसकी अपनी थॉट है, वो अपने आप को ज़्यादा इकोसेंट्रिक रख के बातें करता है, सारी दुनिया उसके रिवॉल्व घूमनी चाहिए। गुड मास्टर जिसके लिए मैटर करता है कि आप अचीव कुछ करें, आप उससे कुछ सीख के जाएं, आप उससे कुछ अचीव करके जाएं, आप उससे कुछ बन के जाएं। और कहीं ना कहीं सारा गेम तो आता ही इमोशन का है कि आपके कौन इमोशन पॉजिटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है और कौन आपके नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर कर रहा है। तभी तो आप कंसीडर करेंगे कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। कोई कंप्लीटली अच्छा नहीं हो सकता, कोई कंप्लीटली बुरा नहीं हो सकता। आप किसी को भी लेफ्ट और राइट नहीं रख सकते, लेकिन आप उनके एक्शंस को, रिएक्शंस को नोट कर सकते हो कि ओके सर्टन पॉइंट में इसने मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया और सर्टन पॉइंट में इस पर्सन ने मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। और आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में भी आपने कंसिडर कर रखा होगा। कुछ लोगों को आपको क्लोज वन बोलते होगे और कुछ लोगों को बोलते होगे ठीक है हम एक दूसरे को जानते हैं बट वी आर नॉट दैट मच अटैच टू ईच अदर। अब हम एक इंडियन एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, क्योंकि हम बुक एग्जाम्पल ले सकते हैं बट ऑफकोर्स वो एग्जाम्पल्स किसी को इतने रिलेट नहीं करेंगे जितने ये एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। सो ध्यान से सुनना। हमारे देश में सबसे ऊंचा जो दो लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम उन लोगों को एडमायर करते हैं, देखते रहते हैं कि भाई क्या ही चल रहा है इनकी लाइफ में। वी कैन से एक होता है पॉलिटिशियन और एक होता है एक्टर, क्रिकेटर। ऑफकोर्स ये कुछ गिने चुने डोमेन है जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एग्जाम्पल उठाते हैं पॉलिटिशियन का। भाई इनको चाहिए अपनी स्पेशल रोड जहाँ से ये निकले वहाँ पे कोई भी ना हो, इनकी लाइफ में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इनके साथ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टेज पे जाएं तो मेन हाईलाइट इनके ऊपर होनी चाहिए, स्पॉटलाइट इनके ऊपर आके गिरनी चाहिए, सबसे ऊंची चेयर इनकी होनी चाहिए, सबसे आगे जो ऑरा क्रिएट होना चाहिए वो इनका होना चाहिए। जिस भी फंक्शन में जाए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। और पोस्टर्स की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इनकी घर से लेके इनके आई थिंक बाथरूम में भी इनके पोस्टर होते होंगे। और आर यू रियली थिंक अगर आप इनको आउटशाइन करेंगे, आप इनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो ये आराम से बैठ के बोलने वाले हैं आइए महाराज आइए, आप हमारी लंका लगाने आए थे, आप लगा लीजिए हमारी लंका। नहीं, ये लंका लगा देंगे उल्टे आपकी। तो बेटर है भाई इन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि
बहुत फ्रजाइल ईगो होता है यार ये। इनको अपने आप में इतने टाइम के बाद, इतना सब लोगों के साथ प्रेजिंग सुनने के बाद इनको गॉड कॉम्प्लेक्स हो चुका होता है। वी कैन कंसिडर दैट। और हर कोई एक जैसा नहीं होता, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर एग्जाम्पल लेना है तो हम इनको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि अगर आपको इतना पैसा, इतनी रिस्पेक्ट और इतना आपके बोलने पे काम होने लग जाए तो लगता है आप नॉर्मल ह्यूमन रहने वाले हो ना। आप बहुत सारी चीज़ों को बस बोलना शुरू कर देते हो कि जो मैं मान रहा हूँ वही दुनिया माननी चाहिए, मेरे से बेटर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी नहीं है, और कोई मुझे समझाने आएगा तो उसकी नौकरी गई, उसकी वहाँ से पोजीशन ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे से बेटर कोई नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आप आगे वाली बुक्स के चैप्टर्स में हम समझने वाले हैं और हम नॉन फिक्शन बुक्स पर और भी डिस्कस करने वाले हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को आप कैसे चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने अंदर ना होने दो और आप अगर किसी के अंदर है उसको अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। अब सेकंड कैरेक्टर हमारा आता है इस स्टोरी में, सेलिब्रिटी। हमारे यहाँ सीरियसली पूजा की जाती है कुछ सेलिब्रिटीज़ की, उनके मंदिर बना रखे हैं, गॉड वर्शिप होती है उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, उनकी डोमेन की वजह से वो कई सारे पर्सनल इमोशंस के लोगों को ट्रिगर कर देते हैं और वहीं से वो उनके लिए गॉड बन जाते हैं। अगर कोई इमोशनल मूवी बना दी और कोई इमोशनल मूवमेंट में और वो आपको देख के इंस्पायर हो गया तो आप हमेशा उसको इंस्पायर करने वाले हो, आप हमेशा उसके लिए एक गॉड क्रिएचर बन चुके हो कि बस इन्हीं की वजह से, इन्हीं की लाइंस की वजह से, इन्हीं की और जब हम इतनी वर्शिप करते हो तो आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, आपको जानना है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, वो अपनी लाइफ में किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप ही उस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाते हो। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उसको वर्शिप करना शुरू कर देते हो, आप उनको एडमायर करना शुरू करते हो। आप अपने मन में, आप भले ही एक्सेप्ट करें या ना करें, आप कुछ लोगों को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखते हैं और आप उनको एडमायर करते हैं क्योंकि आपकी विचारधारा या फिर आपकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करती है। कोई आपके इमोशन को वो ट्रिगर करते हैं, आपकी वो हंसी का कारण बन सकते हैं, आपके स्माइल का कारण बन सकते हैं, और यही सारे इनके पावर टूल्स होते हैं आपके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये अपनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, कि आप इनको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानना शुरू कर देते हो। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, सही से बोलना आता है मुझे, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानना शुरू कर देते हो। और ये बस अपॉर्चुनिटीज़ में रहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में जैसे ही कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी वो अपने आप को हमने इसमें बुक के एग्जांपल्स नहीं लिए हैं, हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स लिए हैं तो कि उससे हम रिलेट कर सकते हैं। उनकी आप अपने फ्लॉज देख सकते हो, आप उनको हर दिन लाइफ में देख रहे हो, हर दिन आप उनकी स्टोरी सुन रहे हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड की जा रही हैं क्योंकि यू आर अ कंज्यूमर। और आप इसलिए इन एग्जाम्पल्स को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस को समझ पाओगे। अब हम मेरी लाइफ का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं थोड़ा फनी है, मज़ा आएगा। जब मैं 9th क्लास में था, मेरा एक टीचर था, क्लास टीचर। 2 टीचर्स होते हैं जो आपके एक सब्जेक्ट्स वाइज टीचर होते हैं और एक क्लास का मेन टीचर्स होते हैं। हमारी टाइम में तो ये होता था। तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, मैंने उनसे जाके बोल दिया था, सब बच्चों ने बोला था तो आई वॉज लाइक व्हाई नॉट मी। तो मैंने बोल दिया था सर मैं भी आपसे मैथ्स की क्लासेस लेना चाहूँगा, ट्यूशन पढ़ना चाहूँगा। और मैं बिल्कुल भूल गया कि मुझे लोकेशन भी देखना होता है, वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, कितना कैसा पढ़ा रहे हैं और किस टाइम पे पढ़ा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बस मैंने फ्लो में जाके बोल दिया। और उन टीचर ने मुझे कंसीडर कर लिया था कि ओके मैं भी अब उनकी ट्यूशन का एक हिस्सा हूँ और मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले टाइम काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, जो कि मैं डिज़र्व नहीं करता था। उन्होंने मुझे क्लास में एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा फोकस दिया मेरे ऊपर, और मुझे भी लगा यार टीचर तो यही बढ़िया है। और फिर मुझे लगा कि ओके अब उन्होंने टाइम आ चुका था कि अब मुझे उनकी ट्यूशन ज्वाइन करनी थी। तो उन्होंने बोला बेटा 1 तारीख से आप आ जाना। हर टीचर को पता नहीं क्यों लगता है 1 तारीख बेटर है, ओके 1 तारीख से आ जाना और 1 तारीख से हम आपको पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, आपकी लाइफ सेट होने वाली है इसी ट्यूशन की वजह से, मेरी वजह से, बस आपको आना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लेक्स तो कोई नहीं बोला था, लेकिन पॉइंट घुमा फिरा के यही था। और फिर मैंने घर पे जाके बताया कि मुझे एक ट्यूशन का समझ में आया है, मैं वहाँ जाके ट्यूशन लेना चाहता हूँ। और मेरी फैमिली को सडन रियलाइज़ हुआ कि नहीं बेटा वहाँ तुम ट्यूशन नहीं जाने वाले, और तुम करोगे घर पे पढ़ाई, घर पे आपके लिए होम ट्यूटर आएगा, वो आपको पढ़ाएगा। द मोमेंट मेरे टीचर को पता चला कि मैं ट्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने उसको फील डिसरिस्पेक्टफुल दिखा दिया कि भाई मैंने आपको कुछ बोला था और मैंने आपकी बात नहीं मानी, और मैंने आपको बार बार बोला था कि मैं आपकी ट्यूशन में आना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस बताइए, फीस बताइए, पापा मिलने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने उसको काफ़ी अच्छे से प्रेज़ किया ताकि लगना चाहिए कि हाँ मैं स्टूडेंट का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहा था कि नमस्कार सर मेरे से नहीं हो पाएगा, घर वालों से परमिशन नहीं मिली है। इतना बोलने की गट्स नहीं थे उस टाइम पे मेरे पास। अब मुझे कॉन्सिक्वेंसेस पूरी साल देखने पड़े। और फिर उन्होंने मुझे अपनी ताकत दिखाई, वो क्या क्या कर सकते हैं। ही शो मी द पावर ही ओन इन दैट रूम। फिर टीचर अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपना ऑरा दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है, और वो एग्जाम्पल सेट किया, मुझे सेट करके रख दिए क्लास में। जो भी उसको अपनी ताकत दिखानी होती थी, जो भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने होते थे, वो एक बच्चे के ऊपर ट्रिगर किया जा रहा था। और ये 9th क्लास में हो रहा है, बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, और हम इस चीज़ को नॉर्मल समझते थे।
और फिर उनका कंपैरिजन, एक बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन, टॉपर्स का आपसे कंपैरिजन, वो बस आपको दिखाना चाहता है कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है और आपने उसको रिस्पेक्ट करके। और ये मेरा लाइफ में पहला एग्जांपल था जहाँ पे मुझे एग्जांपल रिलेट कर सकता हूँ आउटशाइन द मास्टर का। मैंने आउटशाइन किया और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेज और मेरे को फिर उधर सर्वाइव करना पड़ा, और सर्वाइवल बहुत मज़ेदार था। मज़ा तो आया। और लास्ट में जो नहीं करना चाहिए था, मेक क्लास चैलेंजिंग फॉर मी, उनकी प्रेजेंस मेरे लिए चैलेंजिंग हो गई थी। वो मेरे सामने होते थे, आई फील अनकंफर्टेबल, मैं अपना फुल पोटेंशियल कभी शो नहीं कर पाया उनके सामने, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर पॉइंट बैठ चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियर। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई कंसिडर दैट हर किसी की लाइफ में वो कहीं ना कहीं शुरू होता है, कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट करिए या फिर आप उसको डिनाई कीजिए, लेकिन हाँ, आप कभी ना कभी एक पर्सन को ऐसी अपनी लाइफ में विटनेस करेंगे जो आपके आगे आपको इमोशनलेस, आपको हेल्पलेस फील करा देता है। और एक समय ऐसा आता है जब एवरीवन बिकम योर मास्टर। आप हर किसी इंसान से सीखना शुरू कर देते हो, आपको हर कोई इंसान अपने लाइफ में एक लेसन सिखा के चला जाता है, ज्ञान दे के चला जाता है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। ओके, सो हाँ, हमें अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको इवन यू डोंट नो आपकी लाइफ में क्या चीज़ लाइफ लेसन बन के आने वाली है, क्या चीज़ आपको एक नया लाइफ का पर्सपेक्टिव देने वाली है। तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, आपको हर चीज़ से सीखना चाहिए, स्पेशली मास्टर्स को। क्यों? क्योंकि वो आपकी डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको एक नया विज़न दे रहे हैं और आपको एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं आपके सराउंडिंग में, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ टाइम। इसलिए साइकोलॉजी, नॉन फिक्शन बुक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एस्पेक्ट में। आपको इनसे लर्निंग लेनी चाहिए, आपको इनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कभी नहीं चेंज होने वाली, किसी भी एरा में चेंज नहीं होने वाली। और हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की बात कर ली, काफ़ी सारी चैलेंजेस की बात कर ली, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक लूप दिखता है, आपको एक प्रॉब्लम का ओरिजिन दिखता है कि कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं। मीन माई केस, मेरी वजह से वो क्लासरूम था मेरे लिए, वो टीचर, मैंने अपने मास्टर को आउटशाइन किया था, उसका कॉन्सिक्वेंसेज मुझे देखने पड़े। मैं उसको लूप को तोड़ सकता था, मैं अपने आप को उसमें स्टैंड आउट कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन, वो वाली नॉलेज, और वो उस चीज़ को मैं अपना ब्लेम बना बैठा था कि ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से मैंने डिसरिस्पेक्ट शो करी, अब मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ेंगे। बट इट्स नॉट अ थिंग, आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, आपके पास फॉर्चुनेटली अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब हमारे पास बेटर सॉल्यूशंस हैं, अब हमारे पास एआई है, अब हमारे पास नॉन फिक्शन बुक है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने मास्टर को आउटशाइन कर सकते हैं। अब उसका तरीका आपको निकालना पड़ेगा कि आपके लिए वो मास्टर है, आपके लिए वो मेंटोर है, आपके लिए वो एक्सपर्ट है, बॉस है, टीचर है, कमांडर है। और आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि आपका जो मास्टर है उनकी पोजीशन रिप्लेसेबल है, इनरिप्लेसेबल है, या फिर आप उसमें कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये दो सिचुएशंस होती हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसके सॉल्यूशन है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, ये अनदर सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप अपनी सिचुएशन को केवल गॉड कॉम्प्लेक्स पे छोड़ दें कि नहीं, मेरे साथ होना ही ये था, आपकी गलती है। आप अपने आप से सेल्फ डाउट में ना जाके आप सिचुएशन के अदर डायमेंशंस को भी फोकस करें, वो बेटर रहता है यार, बहुत बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। और ह्यूमन माइंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स माइंड है, क्योंकि हम ही स्टूपिड हैं जो लेजेंड्स को कंपेयर करते हैं, पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर करते हैं। बट जो हायर अथॉरिटी पे पर्सन बैठा है, जो एक मेच्योरिटी को अचीव कर चुका है, वो कभी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, वो केवल और केवल अपने आप पे फोकस करता है। और हमें भी उसी टाइप की पर्सनैलिटी अपने आप अंदर बनानी है। हमें नहीं मतलब है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, हमें सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है। और जो हमारी नॉन फिक्शन बुक्स, हमारी सेल्फ अचीवमेंट और वो जो पैराडॉक्स है नॉलेज का, वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने सराउंडिंग में, अपनी हैबिट्स पे काम कर सकते हो, अपने लूप्स को ब्रेक कर सकते हो, अपनी हैबिट को रिक्रिएट कर सकते हो। तो ये सब आपके हाथ में है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, आपको इस चीज़ों पे ध्यान रखना है। हम ही स्टूपिड हैं जो हम रोनाल्डो को, मेसी को कंपेयर करते हैं, दो पर्सनैलिटीज़ को कंपेयर करते हैं, दो क्रिकेटर्स को कंपेयर करते हैं, दो पॉलिटिशियंस को कंपेयर करते हैं। बट ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस हैं, इनसे कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको अपने सराउंडिंग में नॉइज़ कम करनी है, तब आप जाके अपने ऊपर फोकस कर पाओगे, तब आप इन सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझ पाओगे, तब आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना पाओगे। और अगर हम बात करते हैं पावर की डेफिनेशन की, पावर की एक्सप्लेनेशन की, तो बहुत ईजी है। पावर इज़ समथिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। पावर एक वो चीज़ है जो ह्यूमन नेचर में हमेशा से रही है। आप एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम देख लीजिए, हर जगह पावर का डायनामिक्स है, पावर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, पावर का पैराडॉक्स है। And there is no such things as a group of people who don't want power. So that's why you need to read this book and understand this book with the help of your reading and with the help of explanation, with the help of audiobook.
लुक बडी, लाइफ इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आप इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बना सकते, आप एक्सेप्शनल हैं, आप इस बात को नहीं मान सकते कि मैं ही स्पेशल हूँ, मेरे साथ सब कुछ नहीं होने वाला जैसा लाइफ में हो रहा है। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, आपको रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है लाइफ में। और जिनको ऊपर फील करना है तुमसे कि भाई मैं ही बॉस हूँ, मैं ही महाराजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, उन्हें करने दो यार। आप यू नो व्हाट, टाइम बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। टाइम पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, और खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो, और अपने मास्टर को ब्रिलियंट शो होने दीजिए, उनको बेस्ट शो होने दीजिए। आप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनको एडमायर कीजिए, बट उनको आउटशाइन मत कीजिए। हमारा पहला रूल इस टॉपिक के साथ ख़त्म होता है, और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हम फर्स्ट लॉ को इस पॉइंट के साथ एंड करते हैं कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है, हमने बहुत सारी पॉइंट्स को इससे समझा, हम इसको एंड यू नो व्हाट, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम बाकी सारे लॉज को अपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इवन यू कैन शेयर योर स्टोरीज विद मी। हम उस स्टोरीज़ को भी इस सारी एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे, और मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।